राजा अभिराज की पत्नी का नाम रूपमती था, जो अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। उनके पास एक अद्भुत तोता था, जो मनुष्य की भाषा बोलने और समझने में सक्षम था। रानी, मुझे लगता है कि तुम्हें महाराज को अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाना चाहिए, और यदि खाना कोई और बनाए तो उसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मुझे इस महल में कहीं न कहीं षड्यंत्र की बू आ रही है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है और कोई न कोई हमारी नजरों से छुपकर हमारे खिलाफ साजिशें रच रहा है। मुझे डर है कि अगर हम सावधान नहीं रहे तो हमें इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तुम सही कह रहे हो, किंतु महाराज मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे। मुझे किसी न किसी तरीके से उन्हें मनाना होगा। तभी राजा अभिराज कक्ष में प्रवेश करते हैं। स्वामी, मैं एक महात्मा जी के पास गई थी। उन्होंने मुझे एक व्रत रखने को कहा है। इसमें मुझे स्वयं भोजन बनाना होगा और आपको मेरे ही हाथों से बना हुआ भोजन खाना होगा। क्या स्वामी जी ने ऐसा कहा तुम्हें? लेकिन रानी, क्या तुम जीवन भर स्वयं ही मेरे लिए भोजन बनाओगी? नहीं स्वामी, ये व्रत केवल 3 महीनों का ही है। यदि बीच में टूट गया तो मुझे फिर से 3 महीने तक यही व्रत दोबारा करना होगा। नहीं नहीं रूपमती, ठीक। अगर तुमने ऐसा कोई व्रत लिया है तो अवश्य ही मैं भी उसका भागीदार बनूंगा। धीरे धीरे 3 महीने बीत गए। विवाह को 5 वर्ष पूर्ण हो चुके थे, किंतु राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी। महाराज उदास होकर मंत्री जी के पास चले गए। मंत्री जी, मुझे एक बात बताइए। आप तो जानते ही हैं कि हमारी अभी तक कोई संतान नहीं है। हम चाहते हैं कि इस नगर के बड़े से बड़े वैद्य को बुलाकर रानी के लिए संतान प्राप्ति की औषधि बनवाई जाए। महाराज, ये तो सच है कि हमारे नगर में कई सारे प्रसिद्ध वैद्य हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता महाराज कि हमें थोड़ी और सोच विचार कर करना चाहिए? नहीं तो नगर के बाहर एक ऐसा वैद्य है महाराज, जो न केवल अपनी कला में निपुण है, बल्कि उसकी औषधियां भी बहुत प्रभावशाली मानी जाती हैं महाराज। किंतु वो नगर से बहुत दूर एक कुटिया में रहते हैं, और हाँ, वो अब काफी बूढ़े हो चुके हैं, तो वो यहाँ नहीं आ सकते। महारानी को लेकर ही उनके पास जाना होगा, तभी वो समस्या सुलझा सकेंगे। तो ठीक है मंत्री जी, देर किस बात की है? समय हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। आप तत्काल उस महान वैद्य के पास जाने के लिए व्यवस्था करवाइए और प्रस्थान करते हैं हम। रानी की समस्या बताने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। यदि रानी स्वयं ना जा सके तो उसका तोता साथ में ले जाइए। वो साधारण पक्षी नहीं है, उसमें मनुष्य जैसे बोलने और समझने की शक्ति है। रानी जी जो उससे कहेंगी वही बात वो तोता वैद्य जी को बताएगा। ठीक है? जी महाराज, मैं भी यही सोच रहा था और यही उचित होगा। मंत्री ने रानी के प्रिय तोते का साथ लिया और वैद्य के पास जाने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते एक बड़े जंगल में पहुंचा। उसने तोते को हाथ में दबाकर पकड़ लिया। मुझे इस मंत्री की चाल कुछ ठीक ना लग रही। अवश्य ही ये कोई षड्यंत्र कर रहा है। मंत्री जी, क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए आजाद कर देंगे? क्या है कि मुझे जंगल के फल खाने की बहुत इच्छा है। मैंने बहुत दिनों से जंगल के फल नहीं खाए हैं। ठीक है, तो आज मैं तुझे ऐसे फल खिलाऊंगा कि तू कभी फल खाने लायक बचेगा ही नहीं। ऐसा तू बड़ा रानी का रक्षक बनता है ना, इसी कारण से रानी भी खूब उड़ती है। रुक जा। मैं कहाँ होशियार बनता हूँ मंत्री जी, होशियार तो आप हैं। मैं तो बस एक साधारण सा पक्षी हूँ। मुझे तो जो भी भोजन दे दे मैं तो उसी का गुणगान करने लगता हूँ। बाकी दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं।
ए, तेरी गर्दन मेरे हाथ में है और फिर भी तू होशियारी दिखाने से बाज नहीं आता। लेकिन मेरे हाथों से आज तक कोई बच नहीं सका है। याद रखना, राजा विराज को भी तो मैंने ही मौत के घाट उतारा था और आज तक कोई भी मुझे समझ ही नहीं पाया कि कातिल कौन है। मैं मंत्री जी, आप ये भूल रहे हैं कि मैं सिर्फ सुनना नहीं बल्कि बोलना भी जानता हूँ, और जो कुछ मैंने सुना है अब वो सबको पता चलेगा। एक एक सच उजागर होगा। अबे तेरा टेटुआ दबा के खत्म कर दूंगा ना। जब तू जिंदा ही नहीं रहेगा तो कुछ कहेगा कहां से। मैं तुझे यहीं खत्म कर दूंगा और महल में सबको कह दूंगा कि जैसे ही मौका मिला तू घने जंगल में उड़ गया बाकी तोतों की तरह। सच्चाई किसी को कभी पता नहीं चलेगी। अरे मंत्री जी, इस नगर का राजा जिंदा रहे या मर जाए, वो राजा रहे या आप बन जाए, मुझे क्या। मैं तो बस भोजन से मतलब रखता हूँ। आप मुझे मारिए मत। आप चाहेंगे तो मैं महल वापस नहीं जाऊंगा। अच्छा चल ठीक है, अब तू इतना कहता है तो मैं तुझे छोड़ देता हूँ ताकि तू मुझे राजा बनते हुए देख सके। लेकिन मैं तेरे पंख जरूर काट दूंगा ताकि तू उड़ ना सके। रुक जा। ये कहते ही मंत्री ने अपनी म्यान से तलवार निकाली और तोते के दोनों पंख काट दिए और उसे झाड़ियों में फेंक दिया। झाड़ियों के पीछे ही एक लड़का राजू पेड़ के नीचे बैठा था, जो मंत्री और तोते की सारी बातें सुन रहा था। अरे ये तोता तो बिल्कुल मनुष्य की तरह बोलता है। और बाप रे, ये व्यक्ति कितना निर्दयी है जिसने इस बेचारे के दोनों पंख काट दिए। बाप रे बाप। राजू ने तोते को उठाया और प्यार से सहलाने लगा। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। उस निर्दयी मंत्री ने मुझे अधमरा करके छोड़ दिया। अगर तुम चाहो तो मुझे ठीक कर सकते हो। इस पेड़ की छाल को रगड़कर मेरे जख्म पर लगा दो। मेरे पंख फिर से उगने लगेंगे। हैं? लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं? इससे मेरा क्या फायदा? अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम ठीक होने के बाद मेरे ही साथ रहोगे, ठीक है? राजू ने पेड़ की छाल को रगड़ा और उसका रस तोते के जख्म पर लगा दिया। कुछ ही देर में उसके पंख फिर से निकल आए और वो पूरी तरह ठीक हो गया। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। आज जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया है उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। हाँ। अब तुम ठीक हो गए, बस चलो मेरे साथ, अब चलो। लेकिन अब तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा। अरे अभी तो तुम मेरे सामने हाथ पैर जोड़ रहे थे और अब मुझे आदेश दे रहे हो, क्यों? नहीं 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 नहीं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। मेरी बात मानने में तुम्हारी ही भलाई है। मैं तुम्हें बहुत धनवान बना दूंगा और बहुत सुंदर लड़की से तुम्हारा विवाह भी करवा दूंगा। बस तुम उस मंत्री का पीछा करो और उसकी गतिविधियों पर नजर रखो। हाँ। तोते की बात सुनकर राजू मंत्री के पीछे पीछे चल पड़ा। घना जंगल पार करते ही वो एक कुटिया के पास पहुंचा। वैद्य जी, मैं महारानी के लिए औषधि लेने आया हूँ। ऐसी औषधि बना दो कि महारानी जीवन भर के लिए बाज बन जाए। अरे मंत्री जी, भला ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा काम लोगों का भला करना है। मैं किसी को गलत दवा नहीं दे सकता। ए वैद्य, जितना कहता हूँ उतना ही तुम करो चुपचाप। आज नहीं तो कल मैं इस राज्य का राजा बन जाऊंगा और तुम्हारी बेटी को रानी बना दूंगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा, समझ गए? वैद्य कुछ सोच में पड़ गया, फिर भारी मन से दवा तैयार करने लगा।
ये लीजिए मंत्री जी, ये रही वो औषधि। आपको हर सप्ताह इसे लेने आना होगा। 5 महीनों तक निरंतर सेवन के बाद महारानी की कोख सदा के लिए सूनी हो जाएगी। फिर वो चाहकर भी कभी मां नहीं बन पाएंगी। मंत्री ने वैद्य से वो दवा ली और उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर वहां से चला गया। पिताजी, ये आपने क्या कर दिया? चंपा, मुझे मजबूरी में ये दवा बनानी पड़ी, परंतु मैं ये पाप अपने सर नहीं लेना चाहता। हमें किसी तरह ये सच्चाई राजा तक पहुंचानी होगी। लेकिन मैं तो यूं ही उस मंत्री से डर रहा था। वो तो भला मनुष्य है। अगर किसी तरह वो राजा बन गया ना, तो मैं तुम्हारा विवाह उससे करवा दूंगा। ये आप क्या कर रहे हैं पिताजी? वो हमारे राजा और रानी के साथ छल कर रहा है। आपको उसका साथ नहीं देना चाहिए था। अगर वो राजा बन भी गया तो मैं उस धूर्त मंत्री से कभी विवाह नहीं करूंगी। अरे मित्र, वो मंत्री तो जा चुका है। चलो चलो, मुझे जल्दी से लेकर वैद्य जी के पास चलो। चलो। राजू और तोता तेजी से कुटिया की ओर जाते हैं। वैद्य जी, मैं महारानी का तोता हूँ और मुझे सब कुछ पता चल गया है। आपने जो औषधि दी है वो कोई साधारण औषधि नहीं, वो एक गुनाह है, गुनाह। मैं महाराज से सब कुछ कह दूंगा और यकीन मानिए फिर वो आपको फांसी पर लटका देंगे। आपको कोई नहीं बचा पाएगा। अरे, ये कैसा तोता है जो बोलता है? और ये लड़का, तुम दोनों यहाँ तक कैसे पहुँच आए? ये क्या नई आफत टूट पड़ी? कहाँ से आ गई ये मुसीबत सर पर? अगर तुमने देख लिया है तो फिर ये भी देखा होगा कि उस मंत्री ने कैसे हमें धमकाया था और वो औषधि मुझसे लेकर चला गया है। मैं क्या करता? देखो, मुझे माफ कर दो। मैं मजबूर था। मैं हाँ, मैंने देखा कितने मजबूर थे तुम। अगर तुम्हारी बेटी चाहे तो शायद तुम्हें बचा सकती है। अगर वो इस लड़के से विवाह कर ले तो हम तुम्हें बचा सकते हैं। ठीक है, मैं अपने पिता की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं इस लड़के से विवाह के लिए तैयार हूँ, पर पिताजी को मुझसे वादा करना होगा कि अब वो महारानी को कभी गलत औषधि नहीं देंगे। ठीक है बेटी, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब मैं महारानी को कभी भी गलत औषधि नहीं दूंगा। और तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आज नहीं तो कल उस मंत्री की पोल खुल ही जाएगी। अब से मैं रानी को संतान प्राप्ति की ही दवा दूंगा। ठीक है। वैद्य जी ने अपनी बेटी चंपा का विवाह राजू से करवा दिया। राजू, चंपा और तोता अब एक परिवार की तरह खुशी खुशी अपने घर लौट गए। उधर मंत्री महल लौट आया, लेकिन इस बार उसके साथ न तोता था और न ही उसकी चालें अब सुरक्षित थीं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं औषधि लेकर आया हूँ, जैसा आपने आदेश दिया था। ये रही औषधि। औषधि तो तुम ले आए हो मंत्री जी, किंतु मेरा तोता कहाँ है? अरे महारानी, आपके तोते ने तो गजब कर दिया। जब मैं उसे लेके जा रहा था तो एक घने जंगल में उसे कई सारे दूसरे तोते मिल गए और वो बड़ा नालायक निकला, उन्हीं के साथ उड़ गया। नहीं नहीं, मेरा तोता ऐसा नहीं कर सकता। उसे महल में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वो भला ऐसा क्यों करेगा? महारानी जी, अब पक्षी तो पक्षी ही होते हैं, उड़ना उनकी फितरत है, क्या करे। वो भी अपने जैसे पक्षियों के साथ उड़ चला। अच्छा छोड़िए इन बातों को, आप ये देखिए, ये रही औषधि। मंत्री जी ने जैसे ही औषधि राजा को दी, राजा के हाथों से वो शीशी फिसल गई और सारी औषधि जमीन पर बिखर गई। अरे ये क्या? ओहो, मेरी लापरवाही से सारी औषधि बर्बाद हो गई। अरे मूर्ख राजा कहीं के, मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया तूने।
कोई बात नहीं मंत्री जी, संभवतः आज आप थक गए होंगे। कल पुनः वैद्य जी के पास जाकर औषधि ले आइएगा। सुबह होते ही मंत्री जी औषधि लेने के लिए वैद्य जी के पास चल पड़ते हैं। वैद्य जी, कल की औषधि महाराज के हाथों से बर्बाद हो गई। मुझे पुनः वही औषधि बनाकर दो। हाँ, चलो अच्छा हुआ, मैं एक पाप करने से बच गया। ठीक है, कोई बात नहीं मंत्री जी, मैं आपको फिर से औषधि बनाकर देता हूँ। वैद्य ने महारानी की संतान प्राप्ति की असली औषधि बनाकर मंत्री को दे दी। ये लीजिए मंत्री जी, ये पूरे 5 माह की औषधि है। अब आपको यहाँ पे बार बार आने की आवश्यकता नहीं होगी। मंत्री वो औषधि लेकर महल की ओर निकल गया। महल लौटते ही औषधि महारानी को सौंप दी। रानी ने पूरे नियम से उस औषधि का सेवन किया। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक शुभ दिन आया। महारानी ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। पूरा महल खुशियों से भर गया था, किंतु एक कोना ऐसा भी था जहां मंत्री के चेहरे पर 12 बजे थे। मंत्री तुरंत वैद्य जी से मिलने चला गया। तूने मुझे धोखा दिया वैद्य, चालबाज कहीं के। मैंने तुझसे रानी के बांझ होने की दवा मांगी थी और तूने संतान प्राप्ति की औषधि दे दी। मंत्री जी, मैंने आपका आदेश मानने से इनकार किया क्योंकि वो पाप था। अब आप जो भी सजा देना चाहें बेहिचक आप दे दीजिए, मैं तैयार हूँ। मंत्री तलवार निकालकर वैद्य पर झपटा। राजू, देखो देखो, मंत्री ने तलवार खींच ली है। अब बहुत हो चुका, जल्दी से कुछ करो। अब अपनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगानी ही पड़ेगी। राजू पीछे से डंडे से मंत्री पर वार करता है। मंत्री गिर जाता है। अरे अरे, ये किसने मारा मुझे? अबे सुन मंत्री, अगर दोबारा यहाँ दिखाई दिया ना तो जान से मार दूंगा। निकल यहाँ से, भाग। मंत्री किसी तरह उठकर वहां से भाग जाता है। महाराज, मैं वैद्य को स्वर्ण मुद्राएं देने ही जा रहा था कि एक लुटेरा रास्ते में मिल गया। उसने मुझसे स्वर्ण मुद्राओं की थैली छीन ली और देखिए, मुझे बुरी तरह से पीटा भी है। अरे रे! क्या? ये क्या बात कर रहे हो? किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा दुस्साहस किया? सैनिकों, जाओ और उस लुटेरे को पकड़कर मेरे सामने लेकर आओ। सैनिक राजू को पकड़कर दरबार में लाते हैं। उधर तोता राजू को जंगल में सब जगह खोजता है। क्या तुम ही वो लुटेरे हो जिसने मेरे मंत्री से स्वर्ण मुद्राएं छीन ली? महाराज, मैं कोई लुटेरा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो आपकी और आपकी महारानी की रक्षा कर रहा हूँ। मैंने मंत्री को रोका, उसके लिए क्षमा करें महाराज। किंतु मंत्री जी वैद्य जी की हत्या करने जा रहे थे। मुझे मजबूरन उन पर हमला करना पड़ा। ए लुटेरे युवक, क्या तुझे जरा सा भी भय नहीं था कि तूने किस पर हमला किया? अरे मेरे ही नगर में रहकर लूटपाट करता है और मेरे ही महल में खड़ा होकर झूठ बोलता है। सैनिकों, इसे ले जाकर कारावास में डाल दो। ले जाओ। उधर तोता राजू को बहुत खोजता है, लेकिन राजू कहीं नहीं मिलता। फिर तोता उड़ता हुआ रानी के पास आ पहुंचता है। तुम आ गए। मैं तुम्हें देखकर खुश नहीं हूँ। जाओ, लौट जाओ अपने मित्र तोतों के पास। प्रिय रानी, मैं किसी तोते के पास नहीं गया था, बल्कि उस दुष्ट मंत्री ने मुझे घायल करके जंगल में फेंक दिया था। मेरे पंख काट दिए थे उसने। मेरी रक्षा राजू नाम के लड़के ने की, जो
पता नहीं कहाँ इस वक्त कहीं गुम हो गया है। जिस मंत्री की तुम बुराई कर रहे हो, उसी की लाई हुई औषधि से मैं माँ बनी हूँ। मुझे अब किसी की बातें नहीं सुननी है। और जिस राजू की तुम बात कर रहे हो, वो अभी कारावास में कैद है। मंत्री को मारने के जुर्म में महाराज ने उसे कारावास में डलवा दिया है। क्या राजू कारावास में कैद है? तोता तुरंत मंत्री के कमरे के पास जाकर छिप जाता है और उसके अगले षड्यंत्र का पता लगाने की कोशिश करता है। बस बस बस, अब और नहीं, यही मेरी आखिरी चाल है। आज रात उस रानी के बेटे का खेल खत्म। उसके बिस्तर के नीचे छुपा होगा मेरा हथियार, एक जहरीला सांप, और इस बार कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। तोता घबराकर फड़फड़ाता है और तुरंत उड़कर राजा के पास जाता है। महाराज, महाराज जल्दी कीजिए, मंत्री आज रात रानी के पुत्र की हत्या करने जा रहा है। वो सांप लाकर शयन कक्ष में छोड़ने वाला है। हाँ। क्या? ये क्या बकवास कर रहा है तू? अगर तेरी बात झूठ निकली तो याद रखना, तुझे भी कठोर दंड मिलेगा। नहीं 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 महाराज, आप स्वयं छिपकर देख लीजिए। आज रानी और आपके पुत्र की रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। आपके खिलाफ आपके अपनों द्वारा ही षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये तू क्या बकवास कर रहा है तोते? अबे तू तो उड़ गया था ना, फिर वापस क्यों आया? महाराज, मैं कहीं नहीं उड़ गया था। वो मंत्री ही है जिसने मुझे घायल करके, मतलब मारकर जंगल में फेंक दिया था, और अब वही मंत्री आपके पुत्र को मारने की साजिश रच रहा है। अच्छा, लेकिन उस मंत्री की वजह से ही तो मेरा पुत्र जन्मा है, तो वो उसे क्यों मारेगा? आप खुद चलकर देख लीजिए महाराज। आज शाम वो एक विषैला सर्प रानी के कक्ष में छोड़ने वाला है। अगर मेरी बात गलत निकली तो मुझे मृत्यु दंड दे दीजिएगा। ठीक है, चलो देखते हैं, चलो। राजा छिपकर देखता है। पलंग के नीचे एक विषैला सर्प फुफकारता है। मंत्री खिड़की से भागने की कोशिश करता है। सैनिकों, सांप सांप सांप, जल्दी से उस सांप को बाहर फेंको और इस दुष्ट मंत्री को बंदी बना लो, जल्दी। सैनिक सर्प को पकड़ते हैं और कमरे से बाहर फेंक देते हैं। उधर मंत्री को पकड़ लिया जाता है। महाराज, मैंने जो कहा वो सत्य निकला। मंत्री उस वैद्य को मारने गया था क्योंकि उसने रानी को संतान प्राप्ति की औषधि दे दी थी, जबकि मंत्री महारानी को बांझ बनाना चाहता था। राजू ने ही उस वैद्य की रक्षा की थी, इसीलिए राजू पर झूठा आरोप लगा दिया उसने और उसे कारावास में डलवा दिया। हाँ प्रिय तोते, वाकई में तुमने मेरी आंखें खोल दी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई और मैं इसी क्षण राजू को रिहा करवाता हूँ। सैनिकों, अभी तुरंत जाओ और राजू को कारावास से बाहर लेकर आओ, जाओ। हे वीर युवक, तुमने मेरी रानी और पुत्र की प्राण रक्षा की है। मैं सदा के लिए तुम्हारा ऋणी हूं। कृपया करके मुझे क्षमा करो। महाराज, मैंने जो कुछ किया वो केवल अपने धर्म और कर्तव्य के अनुसार किया। सैनिकों, राजू को सम्मान पूर्वक राजमहल से विदा किया जाए और इसी के साथ ही राजू को 100 स्वर्ण मुद्राएं, वस्त्र, आभूषण और भूमि दी जाए। राजू अपने घर लौटता है। तोता रानी और नन्हे राजकुमार की सेवा में लग जाता है। राज्य में अब सुख शांति और न्याय का वातावरण था। धूर्त मंत्री को बंदी गृह में डाल दिया गया और राजू एक साधारण युवक, सच्चाई और साहस का प्रतीक बन गया।